नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान के चरित्र से भारत वाकिफ है, पाकिस्तान की नीति और नीयत से भारत वाकिफ है और भारत ने पूरी दुनिया को वाकिफ कराने की समय समय पर कोशिश की है। लेकिन इस दुनिया में एक अमेरिका जैसा मुल्क है जो पाकिस्तान को बड़ा सज्जन और पाकिस्तान को बहुत महान मुल्क बता रहा है। बकौल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान एक बहुत महान मुल्क है और उसी महान मुल्क ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर आधी दुनिया को न्यूक करने की बात कह दी, यानी कि आधी दुनिया परमाणु बम से खत्म करने की बात कह दी। और यहीं पर खत्म होती है अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती। अमेरिका जिस पाकिस्तान को बहुत अच्छा बता रहा था, जिस पाकिस्तान से बड़ी बड़ी डील साइन की जा रही थी, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर कह दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स में आधी दुनिया को साफ करने की ताकत है। अब इस बयान के बाद ना डोनाल्ड ट्रंप किसी से आंखें मिला पा रहे हैं, ना उनको जवाब देते बन रहा है, और भारत ने दोबारा कह दिया कि यही तो पाकिस्तान का चरित्र है जो हम पूरी दुनिया को बता रहे थे, जो आज अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर मुनीर ने कहा है। बड़ी डिबेट इसी पर करेंगे, इसी मुद्दे पर और डिटेल आपको देंगे, बयान आपको सुनवाएंगे। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस किया, मुनीर के पाले हुए आतंकियों को ठोका, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी बौखलाहट में ऊल जुलूल बयान दे रहा है। मुल्ला मुनीर ने फिर से कीड़ड़ भभकी दी है। मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नब्ज बताया। अमेरिकी दौरे पर पहुंचा मुल्ला मुनीर कहता है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके बाद मुनीर रटी रटी बातों पर उतरा है। फिर आई परमाणु धमकी की बारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों कहते हैं? दरअसल मुनीर ने अपनी तकरीर के अहम हिस्से को ट्वीट करवाया जिसमें सूरह फील का जिक्र किया। मुनीर को मुल्ला मुनीर क्यों कहा जाता है, अब जरा इसे समझ लीजिए। सूरह फील में मुनीर ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे जहां उनके सबसे कीमती संसाधन है और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। पहले आपको सूरह फील के बारे में बता देते हैं आखिर है क्या। फील एक अरबी शब्द है जिसका मतलब हाथी होता है। सूरह फील कुरान का सूरा है जिसमें बताया गया है कि खुदा ने कैसे दुश्मनों के हाथियों पर पक्षियों से पत्थर बरसवाकर उन्हें भूसे में बदल दिया था। आसिम मुनीर हाफिज कुरान है, यानी कुरान पूरा कंठस्थ कर रखा है इन्होंने। इससे पहले भी भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसे ही मजहबी नारों का इस्तेमाल करता रहा आसिम मुनीर। आसिम मुनीर यही नहीं रुके, अपने परमाणु हथियारों की हेकड़ी दिखाते हुए खोखली धमकी दी और कहा कि आधी दुनिया को हम न्यूक कर देंगे अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ। अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो उसे मिसाइल मारकर गिरा देंगे। हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और फिर उसे 10 मिसाइलों से खत्म कर दिया जाएगा। सिंधु नदी भारत की खानदानी जायदाद नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। वहीं भारत ने मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पागलपने पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने अपने ऐतराज में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाया है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पुरानी आदत है, भारत ने साफ कह दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुनीर की धमकी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। मुनीर का ऐसा बेतुका बयान अमेरिका की सरजमी से दिया गया है जो हैरान करने वाला है। लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। मुनीर का यह बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है। इस खबर का एक और पहलू है, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत खतरनाक हालात है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका यानी ट्रंप की पूरी शय मिल रही है। जब भी अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है वो हमेशा आतंकी हमले को अंजाम देता है और इसका एक लंबा इतिहास है, एक लंबी फेहरिस्त है। जिस तरह अमेरिका ने इमरान खान के मामले में नजरअंदाज किया इसे, यानी पाकिस्तान की आवाम ने जिस नेता को चुना उसको तो आसिम मुनीर ने जेल में ठूस रखा है। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र को लेकर बड़ा सिपह सलार बनता है, लोकतंत्र का रक्षक बनता है, बखान करता है। लेकिन इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो अमेरिका हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर के साथ रहा है, यानी कि लोकतंत्र सिर्फ छलावा है, आंखों का चश्मा है, दिखावा है। आसिम मुनीर इस वक्त ट्रंप की शरण में है। ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में खामोशी से तख्ता पलट की कोशिश हो रही है और जो मुल्ला मुनीर इस वक्त फील्ड मार्शल है
वो बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप की तरह राष्ट्रपति बन जाए पाकिस्तान का, और ये वक्त मुल्ला मुनीर की चाल का है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद है तो बार बार आसिम मुनीर को बुलाकर आखिर अमेरिका क्या गुटरगू कर रहा है। बड़ा सवाल यह भी कि क्या अमेरिका अपनी धरती से इस तरह की धमकी वाले बयान के लिए जिम्मेदार होगा या फिर दाल में कुछ काला है। फिलहाल इस बयान से मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का परमाणु प्रसार कितना खतरनाक है, ये सब जानते हुए कि AQ खान यानी कि अब्दुल कादिर खान का पूरा नेटवर्क है। लीबिया को गैर कानूनी तरीके से, ईरान और उत्तर कोरिया को गैर कानूनी तरीके से परमाणु मटेरियल बेचे गए। न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान की वायुसेना के C-130 ट्रांसपोर्ट विमान यहां जाते थे। पाकिस्तान ने समय समय पर परमाणु बम की जो धमकी देता है उससे साफ है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को जिम्मेदार देश होने का झांसा देता है। हकीकत यह है पाकिस्तान का परमाणु बटन पाकिस्तान के हाथ में महफूज है ही नहीं, शहबाज शरीफ के हाथ में महफूज नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के हाथ महफूज नहीं है। शहबाज धमकी देना तो जानते नहीं बल्कि उनको बूट पॉलिश कहा जाता है। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र, उसकी सच्चाई यह है कि यहां एक लोकतंत्र, जमहूरियत सब छलावा है। वास्तविक शक्ति पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है। लेकिन आसिम मुनीर के बयान के बाद आतंकी हमले हुए, उसे समझना भी जरूरी है। पिछली बार मुल्ला मुनीर ने बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकी आए और लोगों को धर्म पूछकर मारा। इस बार परमाणु बम की धमकी देने वाला बयान सामने है। क्या पाकिस्तान इस बार फिर से कुछ नापाक हरकत करने वाला है? 4 अगस्त को भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा था कि कोई करे या ना करे लेकिन पाकिस्तान का इलाज हम जरूर करेंगे। Today war has four quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly. 3 दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क कौन चाहेगा जो आतंकियों का पनाहगाह रहा है। पाकिस्तान को टेररिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा सेना और दहशतगर्दों की चलती है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन है जिनका मकसद है हिंदुस्तान में आतंकी हमले करना, अफगानिस्तान में दहशत फैलाना, आसपास के मुल्कों में दहशत फैलाना। 2024 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बता रहे थे। आज वही अमेरिका पाकिस्तान का बेहद खास बना हुआ है और मुनीर सबसे खास मेहमान। दरअसल आतंकवाद को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया हमेशा से विवादों में रहा है। पाकिस्तान में मौजूद कुल ऐसे 3 आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। पहला अल-कायदा, दूसरा अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तीसरा इस्लामिक स्टेट खुरासान। पाकिस्तान में फलने फूलने वाले ज्यादातर आतंकी संगठनों के निशाने पर शुरू से ही अगर कोई रहा है तो वह है कश्मीर। पहलगाम हमले के गुनाहगार TRF जैसे शैडो संगठनों को छोड़ दें तो सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 बड़े आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। पहला हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर तैयबा, इसके बाद मौलाना मसूद अजहर का जैश-ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। पाकिस्तान शुरू से ही आतंक बोता रहा है और आतंक की फसल भी काटता रहा है, मगर जब उससे सवाल पूछा गया तो हर बार वो मुकर गया। पहली बार पूरी दुनिया ने आतंक के मुद्दे पर उसकी चोरी तब पकड़ी जब 9/11 का गुनाहगार और अल-कायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन उसकी गोद में बैठा हुआ था। अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो उस मुल्क को किसी परिभाषा या परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत की चिंता क्यों नहीं बढ़ेगी? पूरा पाकिस्तान और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को वहां की आवाम या चुनी हुई सरकार नहीं, पाक फौज और ISI ही ऑपरेट करती है। आज इसी पर बड़ी बहस। पाकिस्तान से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार। कमांडर रिटायर्ड GJ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों की जानकार। आफ्ताब मुघेरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी जी, आपसे शुरू करते हैं। बुखारी साहब, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, मतलब क्या काबिले तारीफ काम किया। इस बार तो कहा हम आधी दुनिया को नियुक्त कर देंगे, आधी दुनिया परमाणु हमले से साफ कर देंगे। ये तो मतलब अमेरिका की छाती पर चढ़कर अमेरिका को भी आप लोगों ने स्वाद चखा दिया कि भाई ये है पाकिस्तान, देख लो। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, और आपके तमाम पैनलिस्ट को जो है वो आदाब अर्ज है। आपका जो इंट्रो था मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे एंकर हूँ मैं, आपको बहुत पसंद करता हूँ। कोई आपने फम्बलिंग नहीं की और वन टेक में जो है वो आपने जबरदस्त किस्म का भाषण दिया। उसमें झूठ का आपने पूरा एक पलंदा पहाड़, पूरा एक मकान आपने तैयार किया, एक बड़ा प्लाजा तैयार किया। उस प्लाजे के अंदर जो है वो अब आप जो है दुकान अपनी चलाएंगे। खैर, आपको तो पता है मैं आपकी दुकानदारी में हमेशा खलल डाल देता हूँ और उसमें रुकावट पैदा करता हूँ। तो आपने बार बार जो है टर्म का इस्तेमाल किया हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से। हमारे फील्ड मार्शल जो है वो कभी भी मौलाना नहीं रहे हैं। हाँ, मैं उसकी वजाहत करता चलूं कि वो उनके सीने में कुरान मजीद है, वो हाफिज हैं। इसी तरह जैसा कि आप गीता को मानते हैं और गीता को मानने वाले जो हैं उनको भी अगर आप पंडित कहते रहें तो फिर ठीक है। मैं भी कह देता हूं कि आपके जो पंडित चाय वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी आजकल इतना परेशान है कि पता नहीं वो किसी बंकर मंकर में छुपे हुए हैं, पता नहीं वो राहुल गांधी से भी डरे हुए हैं, कभी उनको गिरफ्तार करते हैं। जो सच बोलता है उनको वो जो है सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करते हैं। अब आप बात गौर से सुनिएगा। विवेक जी, आपके एपी सिंह की जिस तरह आप लोगों ने बलि चढ़ाई है ना, कमाल किया है वैसे आप लोगों ने। ये जो वो बलि चढ़ाने वाली सियासत है ना, और ये जो नजरिया है आरएसएस का, इसने पूरे हिंदुस्तान को डिबो दिया है। पहले तो आपको अफगानिस्तान में यतीम किया, फिर आपको बंगाल में यतीम किया, फिर अब आप अमेरिका के सामने वहां पर भी अभी आप यतीम हो गए हो। अब आप यतीमी के दोराए पे चौराहे पर आकर खड़े हो गए हो और हालत आपकी अब ये हो गई है कि अब वावेला मचा रहे हो, मिर्चें लगी हुई है। ओए अमेरिका बुला रहा है, ओए इनके फील्ड मार्शल को क्यों अमेरिका बुला रहा है, हमारे तो वो अब्बू थे। तो आपके अब्बू जो हैं, अब वो आपके अब्बू इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ दगा करते थे, आप फरेब करते थे, आप जो है डबल गेम खेलते थे, आप एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करते थे। पाकिस्तान अपनी एक तस्वीराती अहमियत रखता था और पाकिस्तान बार बार कहता था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है और इनका जो न्यूक्लियर वेपन है और जो हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ में लग सकता है और वो पूरी आलमी अमन के लिए खतरा है। आज हमारी बात सही साबित हुई। अब मसला ये है कि हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, जो हमारी एक तस्वीराती अहमियत है, वो चीन भी हमारा दोस्त है और चीन आज नहीं, हम आयरन ब्रदर्स हैं, ठीक है। अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड पार्टनरशिप है, बहुत पहले से है। आपने तो कोई आज तक कंट्रीब्यूट नहीं किया। हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ी है, 80,000 लोग जानों का नजराना पेश किया है। आपने तो उल्टा आतंकवाद फैलाया है। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो है अब जो भी बोलते रहें, अब आप जो भी बोलते रहें, इसका कोई असर नहीं होना है। आप भले मौलवी बोले, भले आप जो भी बोले, बहरहाल आपका चाय वाला जो है वो बहुत परेशान है। जैसे पहले उम्मीद आपकी जवाब पूरी हो गई होगी। देखिए, गाना गाने से कुछ होगा नहीं, उम्मीद आपकी जवाब पूरी हो गई होगी। लेकिन आपने तो, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मैं तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था। पहली बार सच बोला है कि हमारे पास ऐसे परमाणु हथियार हैं, हम आधी दुनिया साफ कर सकते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि आपके परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, घातक हैं, उनको खत्म करने की आवश्यकता है, उनको आपके मुल्क से हटाने की आवश्यकता है। यही तो हम भी कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं। दोनों बात तो एक ही पेज पर है, फिर आप इस बात पे इतना खुश क्यों हो रहे हैं? और आपने कहा कि भाई चीन आपका आयरन ब्रदर है और अमेरिका के साथ आपकी बड़ी अच्छा राब्ता चल रहा है इन दिनों। हमने भी तो यही कहा है कि आप चार पांच से सेटिंग करने में माहिर हैं। बुखारी जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है आई थिंक उनका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया। दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कार्की सर का रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से इस पर। कार्की सर जी, मुद्दे से आने से पहले थोड़ा सा सियासी हो गया है, तो मैं एक दो चीजें जो मेरे को लगी, जो मेरे को इसको काउंटर करना है। हाँ। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने बोला कि आपकी फौज में भी गीता पढ़ के हिंदुत्व वाले होते हैं, इनको ये बताइए हमारी फौज में मुसलमान भी हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उनके ऑफिसर हिंदू होते हैं। रोजा जब होता है तो वो भी उनके साथ रोजा रखते हैं। जब ईद होती है हम वहां जाके नमाज पढ़ते हैं। आप अपने
वो मुल्ला मुनीर की आप जो उन्होंने दी थी 16 अप्रैल या 16 जब भी उन्होंने एक टॉक दिया था जिसमें बोला था हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते। भाई साहब हिंदुस्तान आइए और देखिए कैसे एक हो सकते हैं। कैप्टन अल्लाह अब्दुल ऊपर हमीद का की नाम ले लेंगे वॉर तो अभी पे आके हम हम्म, टाइगर हिल पे अटैक किया था हमने। ग्रेनियर्स में हमारे मुसलमान भाई होते हैं, हमारी कंपनियां मुसलमानों की होती है। हम अपने वर्दी हमारा धर्म होता है, हम जब एग्जैक्टली फौज में होते हैं, ना हिंदू एग्जैक्टली ना मुसलमान ना क्रिश्चियन। और तो ये अपना जरा गले में झांकिए, आपको जो ये रेडिकल इस्लाम और जो मुल्ला आपके चीफ बने हुए हैं, ये आपको ऐसी झोंक में ले जाएंगे कि आपको ना तो हूर मिलेगी ना आपको रहने के लिए जमीन मिलेगी। और दूसरा उन्होंने जो बोला हम एटमी हैं, आधे लेके चला जाएंगे। जब एटमी लड़ाई होती है, न्यूक्लियर डिटरेंस अगर काम नहीं कर रहा है, पहली बात तो हिंदुस्तान ने नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने करना है तो आपकी जो फतेह मिसाइल वगैरह को उड़ाया था, आपकी आईसीबीएम भी हम उड़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास तीन तीन लेग्स होते हैं कोई भी न्यूक्लियर पावर के, ये नहीं पाव पाव का बम लेके घूम रहे हैं। आपको उसको हवाई से, जमीन से और समुद्र से मार करने की ताकत होती है। इसको ट्रायड बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड। हमारी सबमरीन्स न्यूक्लियर मिसाइल फेंकने की क्षमता रखती हैं, और वो हिंद महासागर में हो चाहे वो अरब महासागर में हो, वो कहीं से भी बिना बताए आपको मार सकती है। आपकी पहली स्ट्राइक हमारे न्यूक्लियर एसेट का कुछ भी नहीं कर सकती है। और जैसा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी बताया था, अगर ये गुस्ताखी पाकिस्तान में की तो कल की सुबह पाकिस्तान सिर्फ धूल होगा। आप अपने साथ चाहे आधी दुनिया को ले जाएं, आधी को ले जाएं, आप पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे। भूरों के पास बैठे रहिएगा, हम नीचे, हमारा देश वैसा का वैसे ही रहेगा। और जापान जो 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसी प्रगति लेके आज बैठा है, हिंदुस्तान भी वैसा ही रहेगा, महफूज रहेगा। ये आप फिक्र मत कीजिए। दूसरा, अगर हम मुद्दे पे आते हैं, जो अभी इनके मुल्ला मुनीर ने, जिसको हिंदुस्तान में फील्ड मार्शल भी बोला गया है, वो अपनी जो नाकामी को छुपाने के लिए खुद को उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया। वैसे ये अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत। हमारे वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिक्टेट करती है फॉरेन पॉलिसी, और हमने क्या एक्शन लेना। आर्मी और एयरफोर्स सर्विसेज उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा सिंदूर के दौरान आपने रोज देखा होगा, शाम को एक प्राइम मिनिस्टर के ब्रीफिंग होती अंदर है। पूरी मीटिंग होती थी, डिफेंस मिनिस्टर, सीसीएस, पॉलिटिकल विल होती थी, पॉलिटिकल डायरेक्शंस मिलते थे, एस्केलेटरी लैडर को कैसे कंट्रोल करना है वो हमारे हाथ में था। हमने बोला था हम अभी बंद करने को तैयार है। पहले दिन जब हमने उनके मदरसों पे मारा था आतंकियों के, हमने मिलिट्री टारगेट नहीं मारे जानबूझ के, क्योंकि हमें वहीं पे खत्म करना था, नहीं, पर इनको तो और मार खानी थी। अगले दिन ये आए, इनके सारे हमने करे। उसके बाद इनके रडार उड़ा दिए, जो चाइना से इनके सिस्टम से सब उड़ा दिए, अमेरिकन रडार्स भी उड़ाए हैं। और इनके जो एयरबेस हमने उड़ाए थे, और उसके अलावा पता नहीं किराना हिल में ये क्या रखते थे, चगाई में ये क्या रखते थे, नूर खान का वो कमांड सेंटर क्या करता था, आज की तारीख तक उसको ये रिपेयर नहीं कर पाए हैं। रहमयार खान एयरबेस अभी भी ऑपरेशन नहीं है, जगह जगह पे तिरपाल लगा के बैठे हुए हैं। आज की तारीख में भी रडार साहब ऐसा नहीं है कार की तरह आप जाए दुकान में और कल खरीद के ले आए। अगर आपके रडार सिस्टम्स, नेटवर्क और कमांड कंट्रोल सेंटर्स उड़े हैं, 2 साल कम से कम लगेंगे उनको दोबारा स्टैब्लिश करने में, मटेरियल लाने में, इक्विपमेंट लाने में और मैन पावर को ट्रेन करने में। उन कमांड सेंटर्स को जब मैं 3 उड़ाए थे, उसके अंदर कम से कम 50 से जी, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के समय चर्चा हुई। कार्की सर, आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। पहला तो ये कि हमारे यहाँ जो है गीता पढ़कर उन्होंने जो एलिगेशन लगाया उसका बहुत सटीक जवाब आपने दिया, लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। मैं इस पर कोमोडोर जीजे सिंह का रिएक्शन चाहूंगा। उसके बाद हमारे साथ आफ्ताब मुघेरी जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। आफ्ताब जी, स्वागत है आपका। कोमोडोर जीजे सिंह से सवाल लेना चाहेंगे, यह अमेरिका की सरपरस्ती में ये कमाल हो रहा है, मतलब अमेरिका की जमीन से कोई, अच्छा बुला भी किसको रहे हैं, ना शाहबाज को बुला रहे हैं और ना वो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, भूल जाता हूं, कभी न्यूज में तो आते ही नहीं है, पता नहीं है भी नहीं है पाकिस्तान के। मैं वही बात लाने वाला था। जी 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 सर। बात तो विवेक ये है कि ये जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं मगर सारी दुनिया के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है
मुल्ला, हाफिज कुरान और आर्मी चीफ होना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि इसके अंदर ये जो कुरान शरीफ की कलमों को, या उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसको पढ़ के लोगों को बरगलाना, मिसगाइड करना और टेररिज्म को जो कहते हैं कि बुलंद करना, इनके अंदर नेचुरल आ जाता है। दूसरा आर्मी चीफ है उसके ऊपर। तो ये एक ऐसा डेंजरस कॉम्बिनेशन दुनिया के लिए है कि इसको अमेरिका को और दूसरे बड़े देशों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब ये वो लाल बटन दबा दे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसने अपने पहले प्राइम मिनिस्टर जो अपने वो इमरान खान साहब थे, उनको जेल में डाल के रखा हुआ है आर्मी ने। दूसरा, जितनी सिविलियन ऑपोजिशन है उसको अंदर कर रखा है, और सिविलियन जितने हैं पाकिस्तान के अंदर वो एंटी आर्मी है पाकिस्तान के। वो ये नहीं चाहते कि जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका नहीं जा रहा, फॉरेन मिनिस्टर नहीं जा रहा, मगर आर्मी चीफ को अमेरिका वालों ने बुला रखा है, ट्रंप ने बुला रखा है। अरे भाई, ये कहां की ये फॉरेन पॉलिसी है जो, और मैं तो कहता हूं कि अमेरिका इनको उकसा रहा है हमारे देश के अगेंस्ट। और ये जो धमकी दे रहे हैं वो भी सेंट्रल कमांड के जो कमांडर इन चीफ हैं, और उसके साथ उनके दूसरे नेवी और एयर चीफ हैं, उनके प्रेजेंस के अंदर ये धमकी जो दे रहा है, क्या ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके कानों में आवाज नहीं जा रही कि ये क्या कह रहा है? और वो और जीजे सिंह सर, और वो नोबेल प्राइज के वो हैं रनर अप, क्या कहते हैं उसको, वो रेस में उनको नोबेल प्राइज चाहिए और वो अपने ऑफिस से करें आधी दुनिया को नियुक्त करवा दूंगा। बस वही बात कह रही है आपने कि जो अच्छा, पाकिस्तान भी कह रहा है ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार दे दीजिए, उसके पीछे ऑफिस जा कहता है हमारे पास ऐसी ताकत है, हम आधी दुनिया को नियुक्त कर देंगे। आ लीजिए नोबेल प्राइज, आई ले लीजिए नोबेल प्राइज, लीजिए नोबेल प्राइज आप। ये गिद्दड़ धमकियां हैं। क्योंकि मैं ये अभी आपकी चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान को कि देखिए, आप एक बम छोड़ सकते हैं जी, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, उसको सहन कर सकता है, मगर हमारा एक एटम बम आपके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। आप तो मेरा ख्याल ये जो दुनिया का मैप है वहां से वाइप आउट कर सकते हैं। जैसे पहले कुछ देर पहले आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अरे भाई, ट्रेलर में आपकी डिफेंस। बड़ा सवाल सर ये तो देखिए सर, ये तो हमने समय समय पर बताया उनको, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका की सरजमी से सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है। मैं आफ्ताब जी का जवाब लूं इससे पहले एक जाकिर सर का एक रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से, फिर मैं आफ्ताब जी आपके पास आ रहा हूं। जाकिर सर, देखिए, मैं इसी पे सोच रहा था कि ये अमेरिका का अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ऐसे हालात जब यूएसएसआर के खिलाफ जो है अमेरिका और जनरल जियाउल हक के बीच में जो केमिस्ट्री बनी थी, कुछ ऐसे ही चीजें यहाँ पे बन रही हैं। क्योंकि अगर ये सही है, अगर ये हिस्ट्री को हम फिर ला के सामने रखें, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान फिर मिलकर कुछ बात कर रहे हैं, ऐसी है। इस धमकी को हमको, एक तो गीदड़ भभकी हो ही सकती है, लेकिन इस धमकी को हमको बहुत सीरियसली लेना है और उस पर तैयार होना है। और उस पर मैं कुछ चाहता हूं कुछ इंडिया स्टेप ले कि अगर अमेरिका से कोई बहुत ही रिलेवेंट स्टेटमेंट इसको खंडन करने के लिए नहीं आता है, तो इंडिया जो है अपनी फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर रिवाइज करे कि हम जो है अपनी कंट्री को एक ऐसे कंट्री के सामने नहीं रखते जो ये धमकी देता है कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और वाकई में अगर ये युद्ध होता है तो बड़े नुकसान होंगे पूरे साउथ एशिया और उसके एक्सटेंडेड एरिया में। तो ये फर्स्ट यूज वाली जो हमारी प्रिंसिपल्स है न्यूक्लियर की, इसको हमको चेंज करना चाहिए। दूसरा जो है, अमेरिका से भी हमको जो है अप्रोच करके कहना चाहिए, अगर ये ऑफिशियली जो है आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने कहा है
तो आप दुनिया में जो है न्यूक्लियर, ईरान के खिलाफ जो है न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ आपने बम्बार्डमेंट किया, बी बम्बर से ध्वस्त किया, और आपके गोद में बैठ के एक कंट्री जो है न्यूक्लियर का मिसयूज और धमकी दे रहा है, उस पर आपकी ये डुअल पॉलिसी क्यों है, ये बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। तीसरा जो है, हम शायद ये स्टेटमेंट बहुत ही प्रोवोकेटिव है, इससे आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ भी जो है हमको एक लेटर लिखना चाहिए कि लेट अस वर्क ऑन दिस, एंड क्या ये हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन गलत हाथ में जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये आधी जनता का, आधी पब्लिक का, 8 बिलियन जो पब्लिक है उसमें 4 बिलियन की जिंदगी को खतरे में डालना, एक ऐसा स्टेटमेंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और आसिम मुनीर जो है, अगर अपनी जो है पॉलिटिकल, अपनी मिलिट्री से रिटायरमेंट के बाद जो है पॉलिटिकल सीट लेने चाहते हैं, तो अपनी कंट्री में इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, ना कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इस तरीके की धमकियां दे। जी तो मैं ये मानता हूं कि इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और कुछ बड़ा नहीं, इस रीजन इंडिया में ने फिर बहुत होने सीरियसली वाला है। लिया है जाकिर सर, जी, इंडिया ने जी, बहुत सीरियसली लिया है, और एमईए का रिएक्शन भी आ गया है। एमईए ने कहा है कि पूरी दुनिया को इस बयान जी, पर फोकस करना चाहिए, और जो बयान आया है वो बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका के लिए ईरान अगर परमाणु बम के लिए संसाधन भी जुटाए तो ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और अमेरिका में जहां पाकिस्तान में जहां उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है एबटाबाद से, आर्मी परिसर के जो है वो इर्द गिर्द पकड़ा जाता है, पास में ही पकड़ा जाता है, वो जाकर अमेरिका की धरती पर कह रहा है कि भाई, वैसा मुल्क का जो है आर्मी चीफ वो जाकर कह रहे हैं अमेरिका की धरती से कि आधी दुनिया को न्यूक कर देंगे, इसमें अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत कमाल का सीन चल रहा है। तो मैं आफ्ताब मुघेरी जी से समझना चाहूंगा कि भाई, आपके शहबाज शरीफ आजकल जो पीएम हैं, उनको क्या नेग्लिजिबल घोषित कर दिया गया है, या उनका मिल्क एंड राइस बना दिया गया, दूध एंड भात कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया। एक तो तामुल से सुनिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीसीआर जो है आपका रवायती नमूने से, जो हम पाकिस्तानी पार्टिसिपेट होते हैं तो उनकी आवाज जो है या तो धीमी कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं जी। तो उम्मीद करता हूं कि आवाज आप बंद नहीं करेंगे तो मेरी बात आप तक और तमाम हिंदुस्तानियों तक पहुंच सके। अगर आवाज बंद ही करनी है तो मुझे ड्रॉप कर दें। और फिर आफ्ताब भाई रोने लग गए। पाकिस्तानियों की आदत होती है क्या? आप बोलिए ना, कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, आप शो में आए हैं, आपकी पूरी बात आएगी, बोलिए। सुनिए, अब आईना दिखाऊंगा, चेहरे को, अपने को, चेहरे को साफ कीजिएगा। अब आईना देखने का हौसला कीजिएगा और सुनने का हौसला कीजिएगा। चेहरा कितना शानदार साफ, मेरा तारकी सर का चेहरा कितना मस्त है, आपका चेहरा कितना मस्त है, ये पूरी दुनिया को दिखाएं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ दुनिया के जो देख रहे हैं उनको दिखाएं। थोड़ा तअम्मुल तो कीजिएगा। मैं भी एक प्राइम टाइम शो करता हूं, मुझे पता है कि किस तरह से खेला जाता है, और आप खेल नहीं सकते। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, हौसला कीजिएगा। आपने कहा पाकिस्तान ने भाई आपको दुनिया में रुसवा किया है। इस वक्त पूरे खित्ते में तन्हा है। आपके पास भूटान नहीं है, आपके पास नेपाल नहीं है, आपके पास श्रीलंका नहीं है, आपका दुश्मन बांग्लादेश बन गया है, ईरान आपका दुश्मन है, अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, पाकिस्तान तो है ही। अमेरिका जो अबू जो थे, भाई तरक्की होती तो 4 लोग जलते हैं। आप गोदी मीडिया तरक्की होती है तो 4 लोग जलते हैं। थोड़ा सुन लेना, अभी थोड़ा तअम्मुल तो करे ना, थोड़ा हौसला करे ना। ये लोग हंसेंगे आप पे कि आप कैसे एंकर है, आप अगले मेहमान की सुन ही नहीं रहे। मैंने आपके मेहमानों की बड़े तअम्मुल से सुनी, जो भी बात की उन्होंने सुनी मैंने, मगर अब सुनिए तो सही ना। आप जब एक गोद में नहीं 3-3 गोदों में बैठेंगे तो गोदी मीडिया ही कहलवाएंगे और गोदी नेता कहलवाएंगे, क्योंकि एक गोद में बैठना पड़ता है, एक फॉरेन पॉलिसी करनी पड़ती है। 10-10 नहीं, अब्बू बनाना होता है एक। बाप हम हैं आपके पाकिस्तान के। 15 अगस्त को आप आजाद हुए थे, 14 को हम हुए थे, तो आपसे उम्र में हम बड़े हैं, बाप हैं। तो बाप से किस तरह से बात की जाती है, मतलब आपके टेलीविजन पर ऐसी बातचीत होती है? देखिए बाप से किस तरह से बात की जाती है वो थोड़ा सीख लें। मैं देखिए हमारे शो में, आफ्ताब जी माफ कीजिएगा, सुनिए मेरी बात, हमारे शो में हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। मुझे भी ऐसी जुबान आती है, मैं ऐसी भाषा में आपको जवाब दे सकता हूं। मैं बात फैक्ट एंड फिगर्स की कर रहा हूं। आपका मुल्क और आपके, सुनिए, अरे आपको जुर्रत करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं ऐसी बात नहीं करते। देखिए ऐसी आपके सर, आपकी जुबान ऐसी होगी, इस तरह से भाषा इस्तेमाल नहीं करते टेलीविजन में। पहली बात सुन लीजिए, आप फैक्ट पर आइए, मैं फैक्ट पे बात करने के लिए तैयार हूं। अब बाप कौन है, बेटा कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, इस तरह की भाषा में ये डिबेट नहीं होती है। आफ्ताब जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप फैक्ट पर आइए, मैं फैक्ट पर बात करने के लिए तैयार हूं। भाई आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, बार बार आसिम मुनीर क्यों जा रहे हैं अमेरिका मीटिंग के लिए, इस बात का जवाब दीजिए।
जब आप गोली चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे, आप नहीं, सुनिए मैं थोड़ी बात। आप गोली का आप गोला चलाइए, हमारा ये डिफेंस काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं शहबाज वो तो शरीफ पता क्यों नहीं लग जा गया, रहे मीटिंग के वो लिए? पता लग गया कि आसिम नींबू मुनीर एक मिर्ची जनरल लगाकर क्यों जा जो रहे हैं राफेल मीटिंग के लिए उड़ाया, अमेरिका? वो कहाँ पाकिस्तान है? की क्या मजबूरी है? वेयर इज डेमोक्रेसी? आई- लोकतंत्र कहाँ है आपका? या मैं वही लोकतंत्र कह रहा सही हूं ना, में लोकतंत्र तो है हमारे पास, सेना की आपके जेब पास में है? लोकतंत्र कहाँ पे है? या आपके पास लोकतंत्र जमहूरियत आसिम कहाँ मुनीर पे की है? जेब में है? मैं ये राहुल पूछ रहा गांधी हूं। को आज आपने क्या किया? आज राहुल गांधी को, ऑपोजिशन को आपने क्या अरे किया? भाई साहब, आपने उनको हमारे भाई साहब, हमारे ये दुनिया देख हमारे रही है, प्रधानमंत्री आपको जाते हैं दुनिया मीटिंग देख के रही लिए। है कि आज आपने राहुल गांधी के आपका साथ क्या किया प्रधानमंत्री है? मीटिंग के लिए क्यों ये- नहीं जा रहा? ये आप आज कहां आपका राहुल गांधी पर आ एजेंडा जा रहे हैं? है आप कि एक सवाल आपका जो है सिंपल सा अमित सवाल शाह से पूछा हूं आफ्ताब पूछते जी। हैं, राहुल गांधी सवाल उठाता है कि हमारे देश का क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, तो आपने उठा के उनको जेल में डाल दिया। भाई साहब, आज मैंने उनके बहुत साथ क्या सिंपल किया सा आपने? सवाल पूछा है। मैंने भी शहबाज सिंपल शरीफ सवाल आपके शहबाज सामने शरीफ उठाया क्यों कि नहीं राहुल जा रहे हैं गांधी का अमेरिका क्या हुआ मीटिंग है? के लिए? क्योंकि दो आपका राष्ट्राध्यक्षों जो में हिंदुस्तान के मुलाकात लोग होती है देख रहे ना? हैं, वो हंसेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार सवाल उठा रहा है कि आफ्ताब राहुल जी, गांधी का क्या हुआ? दो आप जवाब दें। दो जवाब देना। राष्ट्राध्यक्षों में मुलाकात होती है। एक सेना का जनरल मीटिंग करने के लिए नहीं जाता है। एक सेना का जनरल राष्ट्राध्यक्ष से क्यों मिल रहा है? वेयर इज शहबाज शरीफ? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर सेना का सरबराह हाफिज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम से जिस तरह से हिंदुस्तान की टांगे कांपती हैं, वो तो यकीनन ही सबको पता है। हाफिज मुनीर से इसीलिए अरे आपको थोड़ा जो है इस मुस्कुरा वक्त दीजिए, परेशानी अच्छी है। स्माइल अच्छी हाफिज है आपकी। मुनीर को और पाकिस्तानी आप बोलते आर्मी बोलते को 5 बार इस सोच युद्ध रहे के हैं। बाद, जंग के बाद पूरी दुनिया में जो इज्जत मिल रही जी। है, वो तो आपको नहीं मिल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके हिंदुस्तान के आपको दिफाई दुनिया में तज्जिया इज्जत निगार कह मिले। रहे हैं। भाई आज सवाल उठाया है कि आपका हमें आपका बताएं तो सही टेररिज्म कि उद्योग 3 पूरी महीने के बाद पूरी दुनिया में आप आपके- लोग फैलाएं। आपकी फौज हिंदुस्तान को कैसे बच जागी, लीजिए बस। और 3 महीने मैं क्या के कह रहा हूं, बाद सुनिए तो। आप जो दारू पी के सोए हुए थे, जी वो सुनिए, कैसे नहीं इस तरह की बात जाग उठे? टेलीविजन नहीं, टेलीविजन 3 नॉर्म्स महीने नहीं के है बाद। ये इस तरह की अब बात आवाज मत कीजिए बंद नहीं प्लीज। कीजिएगा, ऑडियो आपने नहीं कहा कि गिराइएगा, भाई आपकी ऑडियो आवाज बंद को कम ना कीजिएगा। किया जाए, लेकिन आपने वो बात ही नहीं रखी। आपने पता नहीं क्या क्या पीने पिलाने की बात करने लगे। ये टेलीविजन पर नहीं, कहना मैं- ठीक बात नहीं है। मैं- टेलीविजन हर उम्र नहीं, के नहीं, लोग ये देखते तो- हैं, ऐसी चीजों को नहीं, टेलीविजन वो में ये प्रमोट देखते नहीं हैं, कर सकते मगर मुझे हैं। और ये तो बताएं, इस्लाम में भी हराम है। होश में और आफ्ताब होश में जी, अगर थे, मैं आपके होश देखिए में थे, तो मैंने 3 बहुत महीने सिंपल सा पहले, सवाल पूछा। 2 महीने पहले, 15 दिन पहले दो राष्ट्राध्यक्षों आप की तो मुलाकात आने के लिए होती तैयार है। नहीं थे। आपसे तो राहुल गांधी सवाल उठा रहा शहबाज था। शहबाज आपसे तो शरीफ पूरे क्या आसिम हिंदुस्तान के मुनीर लोग की सवाल जेब में उठा रहे है? थे। सोशल मीडिया पे ये सवाल क्या उठा रहा था शहबाज कि क्या बताएं पाकिस्तान हमारे- क्या पाकिस्तान को आसिम मुनीर रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, एक लास्ट सवाल जवाब दे दिए। क्या पाकिस्तान को आसिम मुनीर रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ करता है। सेना की जब मुलाकातें होती हैं, फौज की मुलाकातें होती हैं, तो ये पूरी दुनिया में तय है कि चलिए, उसको हमारे जो है एक और मेहमान एड्रेस करने के लिए सजाद आसिम बुखारी जी रेडी हो गए हैं। लगता है अपने शो के लिए तैयार हैं। सजाद बुखारी जी दोबारा से वापस आ गए हैं। जल्दी से एक सवाल ले लें। सजाद बुखारी जी, आपको आवाज आ रही है क्या? सजाद बुखारी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी विवेक जी। मुझे लगता है आप अपने शो के लिए तैयार हैं। मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा था, उस पर आफ्ताब जी ने बहुत मेरे को क्या क्या पता नहीं सुना दिया। खैर, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि भाई जब शहबाज शरीफ हैं तो मुनीर जी मीटिंग के लिए जा रहे हैं अमेरिका में। शहबाज शरीफ कहां हैं आजकल? क्यों नहीं कर रहे मीटिंग? विवेक जी, इतने मोस्ट सीनियर आप एंकर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और मुझे आप इतने पसंद भी हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जो है बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े मौजब अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप जो है नॉलेज आपका थोड़ा सा मुझे आज कम लग रहा है। क्या वजह है? कोई आज थके हुए ज्यादा है? आपसे जब सवाल हो रहा है, आप उस जो जवाब आपको दे रहे हैं उस पे फिर आप सवाल दाग देते हैं। देखिए विवेक जी, मैं समझा देता हूं आपको। दो तरह की मुलाकातें होती हैं। सेंटकॉम के सरबराह क्यों जाते हैं दीगर ममालिक में? डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं जाते? इसका जवाब दे। नेटो के सरबराह शहबाज शरीफ क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं ना, आप सुन लें, मैं जवाब देता हूं आपको। जहां पर तस्वीराती नौयत की मुलाकातें होती है वो हमारे आर्मी चीफ करते हैं, वो हमारे सिपा सलार करते हैं। अच्छा, तो आर्मी चीफ रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को? जी जी, मैं बता रहा हूं ना आपको। नहीं, आर्मी चीफ रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, यही तो पूछ रहा हूं मैं। सीधा सा सवाल है ना भाई साहब। तो जवाब ही दे रहा हूं ना, तो जवाब ले ले। जहां हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात होती है या जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, तो वहां पर जो है वो हमारे सरबराह जाते हैं। जब हमारी कोई नियत होती है किसी को ठुकाई की, तो फिर हमारे जो है सिपा सलार जाते हैं। फिर हमारे सिपा सलार जब जाते हैं तो फिर वो तस्वीराती नौयत की मुलाकातें करते हैं। आज तो भी फिर उनकी तस्वीराती वेयर इज मुलाकातें योर हुई हैं। डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर सज्जाद सुने बुखारी? ना, सुने, वो जा चुके हैं, आप भूल देते हैं, आपको याद नहीं रहता है। वो अभी हालिया नहीं, होकर आए हैं, अभी होकर आए हैं। वो तो उनको गेट के बाहर गार्ड ने कुर्सी पर बिठा दिया था। मुनीर जी अंदर गए थे लंच करने के लिए।
वैसे एक बात है विवेक जी, मुझे आप लोगों की आजकल तरस आते हैं, आप लोगों की हालत इजहार पर। नहीं, वैसे मुझे 10 मई के बाद जो आपकी टुकाई हुई मुझे है जो ना, खबर है वो अब जो आप न्यूज है वो न्यूज है ना सजाद बुखारी जी। भाई अब रक्षा मंत्री को गार्ड साहब ने बाहर ही बिठा दिया, मुनीर जी को अंदर चले गए लंच के लिए। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर बड़े बड़े अखबारों ने इसको कवर किया था। अब आप जो है वो सच्चाई पे थोड़ा सा जवाब मिल गया है। देखिए, आपको मूड जवाब लाइट हो मिल गया गया ना, है। अच्छी देखिए, बात मेरी सुनकर बात मूड सुनिए। लाइट होता है। अब मेरी बात सुने ना, आपके साथ बात करके वैसे ही मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपको कह दिया, आपको बहुत वन लाइनर मैंने आपको जवाब दिया। जहां हमारी ठुकाई का प्रोग्राम होता है तो वहां हमारे फील्ड मार्शल साहब जाते हैं। जहां हमने सिफारतकारी करनी होती है, कहीं- पॉलिटिक्स करनी होती है, वहां शहबाज शरीफ जाते हैं। नहीं सजाद ये जो बुखारी आपका जी, चाय वाला है ना, ये अच्छा तो एक कहीं लाइन नहीं का जाता जवाब है। आप ले लीजिए, बाकी मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कहीं आपका चाय वाला वजीर आजम कहीं की तरह कहीं आजकल नजर नहीं आता कहीं स्क्रीन ये पर, बंकर में कहीं छुपा हुआ है कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां ठुकाई का प्रोग्राम होता है वहां शहबाज मुनीर जी को भेज देते हैं और अच्छा होता है मीटिंग का मामला वहां खुद जाते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है। देखिए मैं पत्रकार आदमी हूं, मैं सवाल ही पूछ सकता हूं। कारगी सर से जल्दी से एक रिएक्शन ले, काफी देर से वेट कर रहे हैं। बुखारी सर बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटूंगा जी। कारगी सर जी चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। टेलीविजन शो है, मुझे पता चला आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जी बने हुए हमारे साथ, कारगी सर का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद कुमुदु सर आपके पास और जाकिर सर आपके पास आ रहा हूं जी। मैं एक कंपैरिजन आपको देता हूं। आज की न्यूज है कि चाइना में एक बच्चा था जिसको लुलू डॉल, आजकल एक लुलू डॉल का बड़ा फैशन चला है, सबको चाहिए। उसको लुलू डॉल उसके माँ बाप ने दी थी, तो उसने अपने चचा का जिसके भी घर जी। में था, उसने 40 लाख से ऊपर का नुकसान कर दिया है। पाकिस्तान वो बच्चा है, वो जब भी कब कुछ होता है तो अपने सिर पे पिस्तौल रखता है, बोलता मैं बढ़ूंगा, मैं सबको लेके जाऊंगा, इसलिए मेरे को रोको, मेरे को हथियार दो, मेरे को सपोर्ट करो। और ये जो वेस्ट है, अमेरिका है, ये घबरा के उसको बोलते चल तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, मैं तेरे दो। तो ये लुलू डॉल वाला जो है, ये पाकिस्तान अपना एग्जिस्टेंशियल कार्ड हमेशा खेलता है और बोलता है कि मेरी जो सर्वाइवल है उसका मेन इंडिया के खिलाफ अपना जो दिखाता है, और कि इंडिया मेरे को खा जाएगा, इसलिए मैं हथियार कर रहा हूँ, मेरे को बचाओ। दूसरा, ये जो अभी जो बोले थे अभी इनके फील्ड मार्शल साहब, वो एक मीटिंग में बोले थे टैंपा में, अप्रवासी जो इनके पाकिस्तानी थे, उस हॉल के अंदर कोई सेल फोन, मीडिया फोन या कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? ताकि उसको डिनाई कर सके बाद में। और वो इसलिए भी था कि चाचा ट्रंप, जिनको उन्होंने बोला होगा मैं बोलूंगा, वो भी बोलते मेरे को पता नहीं, इट वाज नेवर ऑन टेलीविजन। तो ये एक डिनाइबिलिटी रखते हुए उन्होंने अपनी जो साख है, जो सैटेलाइट पिक्चर्स मैक्सार की कमर्शियल यूएस सैटेलाइट पिक्चर्स, उनकी की तस्वीर रोज बोल रही है, उनके एयरफील्ड के, उनके रडार स्टेशन के, और इंडिया की उनके पास एक भी तस्वीर नहीं है। जो कि हमारे डिफेंस में बोल रहा है, एक हमारा ताज टूटा हुआ तो दिखा दो, कुछ नहीं है। तो उसको बचाने के लिए वो अब दोबारा जिगर धमकी दे रहे हैं। और ट्रंप क्योंकि आज हिंदुस्तान से नाराज है और अपने बचकाने उसमें वो पाकिस्तान को एक ऐसे ला रहा है कि हिंदुस्तान के लेवल पे He is not statesman, वो एक व्यापारी की तरह सोच रहे हैं, वो चीजों को तोल रहे हैं, मेरा नफा उसका नुकसान, और बहुत सतही डिसीजन ले रहे हैं। अभी आक्रोश है यूएस में, आक्रोश है कि 30 साल का जो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई थी, वो ट्रंप ओवरनाइट खराब कर रहे हैं। और ये जो बिल्कुल इररिलेवेंट प्लेयर है, सेंटकॉम के नाम पे पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम आ सकता है, ईरान, वेस्ट एशिया, इंडिया के तौर पर उसको जल्दी से मैं कोमोडो और जीजे सिंह के पास जाऊं, एक रिएक्शन लूं कि अमेरिका की क्या मजबूरी है, अमेरिका किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस प्रोस्पेक्ट से देख रहा है। जो बात मैंने कही, क्या वो चीजों को नफे नुकसान के हिसाब से तोलकर और बहुत क्विक डिसीजंस ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या वो स्टेट्समैन की तरह नहीं सोच रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह नहीं सोच रहे बहुत, कि भाई भारत को चढ़ाना है या भारत को जलाना है तो भाई ठीक है, आसिम मुनीर को बुला लिया, 2 बार लंच पे मीटिंग कर ली, पाकिस्तान को एक महान मुल्क बता दिया, ये सब बहुत सतही तौर पर चल रहा है। जीजे सिंह सर, उसका जाकिर सर और आफ्ताब जी आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, मैं जो समझता हूं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको पहचान लिया है कि ये जो आसिम मुनीर है, पहली बात तो ये कि ये इनकी बातों में आ सकता है, क्योंकि इसका जो मुझे नॉलेज और इंटेलिजेंस लेवल लगता है वो इतना ज्यादा नहीं है। एक तो पहली बात, ये जो अभी बात कर रहे थे कोई पाकिस्तान के, मेरा ख्याल आफ्ताब साहब कह रहे थे, जब बुखारी कह रहे थे कि आपकी नॉलेज कम है, ये है वो है,
मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉलेज तो एक ब्रिगेडियर या कर्नल की लगती है, बाकी उन्होंने अपने जोर से जाग हाफिज़े कुरान होने की वजह से अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर लिया है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बनता नहीं है ऐसे, एक्सपीरियंस बहुत पीछे चाहिए। ये जो रैंक ले लिया इन्होंने, अपने आप को एलिवेट कर लिया है, ये कोई जिसे कहते हैं समझदारी की, अक्लमंदी की बात नहीं है। क्योंकि इसकी मैं उदाहरण देता हूं, टम्पा के अंदर ये कंपेयर कर रहे थे, हिंदुस्तान को बता रहे थे कि हिंदुस्तान अगर एक शाइनिंग मर्सिडीज बेंज और फरारी है, एक जो बहुत सुपीरियर कार होती है, अगर वो है तो हम जो हैं वो एक ट्रक हैं जो पत्थरों के साथ भरे हुए हैं। फिर वो जो एनोलॉजी से जिसे कहते हैं, जो तस्बीह जैसे उर्दू में कह देते हैं, जो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर टकराएगा तो कौन जाएगा। पहली बात तो ये मान रहे कि इंडिया एक शाइनिंग जो कंट्री है, बढ़ रही है, जिसे कहते हैं एक प्रॉस्परस और बड़ी उन्नति आगे बढ़ रही है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, ताकत है। और दूसरी तरफ अपने आप को एक क्रूड, ये एक जो क्रूड उन्होंने एनोलॉजी दी है, इससे पता लगता है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां जोड़ना चाहता हूं कि ये जो बात इन्होंने कही है, ये मैं जाकिर साहब ने जो जिक्र किया थे, हल्के में लेने की जरूरत है नहीं है, इसे हमें सीरियसली लेने चाहिए। क्योंकि जैसे पहलगाम होने से पहले इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी थी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और ये जो कल्चर है वो बिल्कुल मैच नहीं करता एक दूसरे के साथ, जैसे मगर हमारे देश के अंदर तो मुसलमान और जितने क्रिश्चियन या दूसरे रिलीजन के लोग हैं, बिल्कुल शरेआम अच्छे हालात में हैं, अच्छे प्रॉस्पर हैं, नामी हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जहाँ जनरल हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, पॉलिटिशियन हो। ये हमारे जो मुस्लिम भाई वहां पे है, बहुत उन्नति वाले हैं, बड़े प्रॉस्परस लिबरल माइंडेड हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे थे, इसी के साथ पहलगाम का इन्होंने जामी इल्जाम दे दिया, जाओ प्रैक्टिकल कर दिया। अभी जैसे कहते हैं कि दिल के अंदर बैठी हुई बात होती है, तह पे होती है, वो जबान से बाहर आती है। अब ये जो धमकियां देनी शुरू कर दी है इन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं इसको, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल द्विवेदी, उन्होंने ये जो कहा है कि हमें हमेशा सरप्राइज के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेडी रहना चाहिए, फुल अलर्ट पे रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, लग रहा है मुझे कि इसलिए ये ऐसी जबान चला रहा है। ये मुल्ला जो हम कहते हैं, मुल्ला चीफ, ये जो है आवाज जो ऐसी बातें कर रहा है, इससे हमें थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा जी। ये अनप्रिडिक्टेबल है। नहीं, वो तो फिर भाई किसी का भला नहीं चाह रहे ना, पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान की आवाम का, ना और ना इस दुनिया का। जी, मैं वही कह रहा हूं। मैं आफ्ताब मुगेरी पर एक रिएक्शन ले लूं। जंग से किसी का भला हुआ नहीं, हम तो लगातार कहते रहे भाई जंग से किसी का भला नहीं होना, किसी का भला नहीं होना। आफ्ताब मुगेरी, लेकिन ये आसिम मुनीर दो देशों को जंग में क्यों धकेलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो साहब बोल रहे थे, इनको कहें कि कश्मीर से बादाम मंगा ले जल्दी जल्दी, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर बादाम नहीं मिलेंगे। इनका हादसा, क्योंकि उम्र के साथ साथ हादसा बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि साहब दाढ़ी सफेद हो गई है, तजुर्बा इनका है नहीं। तो इनको कहेंगे गूगल करके नरेंद्र मोदी की 2019 की यूनाइटेड नेशन की स्पीच उठा के देखें, जिसमें मैं भी मौजूद था। सबसे पहले आपके चाय वाले वजीर आजम ने आके कहा था कि हम शौचालय से तंग आ गए, शौचालय बना के आए हैं हिंदुस्तान के अंदर। करोड़ों लोगों को शौचालय की इस वक्त सहूलत नहीं है, यानी कि बाथरूम की। 4 करोड़ से ज्यादा रोजाना बाथरूम करने के लिए ट्रेन की पटरियों और जंगल में जाते हैं। आप तरक्की की और शाइनी इंडिया की बात कर रहे हैं, कहां है शाइनिंग इंडिया? थोड़ा सा इनको कहें थोड़ा बादाम मंगा ले, नहीं तो अपने किसी बेटे को या किसी को कहें कि कल काजू और बादाम खिला ले, तो आपका हाफजा आ जाए वापस। मेरे भाई, हाफिज मुनीर जो है, जिसको आप बार हाफिज कह रहे हैं, वो कुरान हाफिज है। कुरान पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई जनरल आपका कोई गीता या कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको आप क्या कहेंगे?
हिंदुत्व है। मुसलमानों की आपने बात की, कौन से मुसलमान? कश्मीर के अंदर 9 लाख फौज रोजाना मुसलमानों की बेटियों और बहुओं की रेप करती है, रोजाना इज्जतें लूटती हैं। क्या वहां पे डूब मरना नहीं चाहिए? आफ्ताब मुगेरी जी, आफ्ताब मुगेरी जी, मैं इस पर जवाब दूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। काटने पे जब पाकिस्तान बटा था, अब देखिए आप हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जाता है। आफ्ताब मुगेरी जी, मैं बताता हूँ हकीकत क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। हमारे सैनिकों पर बेवजह की उनकी दाढ़ी सफेद हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए। सताई और ओछी टिप्पणी लगती है। इस तरह से आदमी बहुत हल्का मालूम पड़ता है। देखिए, जिन लोगों के पास फैक्ट नहीं होते वो इस ज़बान में बात करते हैं। उन्होंने बार-बार आप फैक्ट पे बात कीजिए, आपका फैक्ट काउंटर करने के लिए तैयार है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, आज की शो में दोबारा कह रहा हूं, आफ्ताब मुगेरी, आप इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जवाब मुझे आता है, लेकिन मैं अपने शो में, अपने चैनल पे बदतमीजी नहीं करता हूं। आप सुनिए मेरी बात। आपने उनको बोले दाढ़ी सफेद हो गई, उनको कह रहे हैं बादाम मंगा के खा लो, कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों को कौन पूछ रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं अगर इस फैक्ट पे आया और आपको मैंने आईना दिखाना शुरू किया तो आप बगले झांकेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है? कितने प्रतिशत हिंदू है पाकिस्तान में? आरएसएस का पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू हैं? पाकिस्तान में कितने प्रतिशत? आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू हैं? मैंने आपके पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू हैं? और पाकिस्तान का एक कानून मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में कोई पॉक्सो कानून नहीं है। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी उम्र की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं, वहां कोई उम्र की सीमा नहीं है। मैं ये भी आपको बताता हूं, पाकिस्तान में कन्वर्जन को लेकर कोई कानून नहीं है। मैं ये भी आपको बताता हूं, पाकिस्तान में 1% हिंदू बचे हैं, जो आजादी के समय में, जब आप लोगों का मुल्क आजाद हुआ, 20% के आसपास से थे। आप ये बात कर रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान और आपके मुल्क से ज्यादा मस्जिद हिंदुस्तान में है। फालतू की बात, ये डिबेट डिरेल करने वाली बात हुई। आप पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं आइंदा से आप मेरे शो में ना ही आए तो बेहतर रहेगा। आप पॉइंट पे बात कीजिए, मगर ये सच्चाई है। आप पॉइंट पे बात कीजिए। आप हिंदुस्तान में शौचालय नहीं है, हिंदुस्तान में ये नहीं है, हिंदुस्तान में वो नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है। पाकिस्तान में क्या नहीं है, पाकिस्तान में क्या नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता कीजिए आप। आपकी वजह से मैं जाकिर हुसैन के पास ही आया चाचा। अब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो PhD हैं, मैं उनसे ही आपको सच्चाई सुनवा देता हूं। जाकिर साहब प्लीज। थैंक यू। देखिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये आफ्ताब साहब जो है टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बादाम ये वो सब, ये क्या चीज़ है, ये इसे टॉपिक का मसला नहीं था। मसला सिंपली रेस किया गया था कि आपके फील्ड मार्शल वहाँ जाके कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन मारेंगे जिससे दुनिया की आधी जनता ख़त्म हो जाएगी। क्या एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? क्या दुनिया आपके फील्ड मार्शल को न पकड़े? क्या भारत ने, एक बात सुन लीजिए, अगर हम आपकी तरफ से आता तो हम कहते तो आप यही बात करते। पहले सुन लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट आपने ये दिया कि हम जो है मिसाइल से, तो मुसलमान बताएं मुझे कि क्या हमने कहा कि आपके आर्मी चीफ जो है वो आरएसएस के जो है वो जो है? नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। टॉपिक का जो डिबेट का टॉपिक ये था कि आपके फील्ड मार्शल ने ये कहा कि हम आधी जनता को, दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे। क्या ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? आप खुद सोचिए। क्या आपकी नेशन के खिलाफ अगर सैंक्शन लग जाता है, कल अमेरिका से आपकी रिलेशन खराब होते हैं, ये स्टेटमेंट काफी है आपके कंट्री के खिलाफ सैंक्शन लगाने के लिए? बहुत बहुत ज्यादा है ये। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, नया प्रेसिडेंट आता है, तो दिस स्टेटमेंट इज टू मच टू इंपोज सैंक्शन ऑन। नहीं, और अमेरिका को देख लीजिए ना जाकिर साहब। ईरान का परमाणु कार्यक्रम चले तो दिक्कत है, पाकिस्तान में 150 परमाणु बम है, अमेरिका कोई दिक्कत नहीं है। जी, ये एक दोहरी नीति है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जी कि आप इंडिया को डरा रहे हैं। मान लिया इंडिया डर गया तो आइए ना, आप कहां स्टैंड करते हैं? 10 टाइम 10 गुना हमसे कम है हर फील्ड में। आप क्या बात करते हैं? आपकी पूरी नेशन जो है एंटी इंडिया पे चल रहा है। आप किस तरीके से सफर कर रहे हैं? आपने अपने पॉपुलर लीडर को जेल में बंद कर रखा है। सारी पब्लिक आपके खिलाफ है। आसिम मुनीर जो है एक पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पोस्ट लेना चाहते हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और पूरे नेशन को एक ऐसे स्टेक में जाके खड़ा कर दिया इनकी है। दुर्गति होने वाली और कुछ नहीं है, दुर्गति के रास्ते पर चल रहे हैं। जल्दी से दुर्गति कर कार्की दिया सर कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में सर, जल्दी से, टाइम ओवर हो गया सर, 10 सेकंड सर।
अभी मैं क्लोजिंग में बस इनके कुछ एक जो इन्होंने बेतरतीब बात की थी उसका जवाब देना चाहता हूँ। बादाम हमें कश्मीर से तो आएंगे ही आएंगे, काबुल से भी आएंगे और आ रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं। दूसरा, जब टॉयलेट की बात और शौचालय की बात की थी, उसके लिए पैसा जो जुटाना था, टॉयलेट तो हमारे सारे बन गए हैं और उसी के साथ साथ ब्रह्मोस भी बने थे, जो कि आपको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दिए थे। शायद आप अभी उस पर भूले नहीं होंगे। और तीसरी बात जो है, JNK में ऑपरेशन महादेव, जब महादेव में हमने आपके पहलगाम वाले टेररिस्ट को मारा था, इंटेलिजेंस लोकल से आई थी, लोकल JNK की जनता ने इंटेलिजेंस आर्मी को दी है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो ये जो और ये आसिम मुनीर को बता दीजिएगा, ये आसिम मुनीर को बता दीजिएगा जाके आफ्ताब जी कि कश्मीरियों ने इंटेलिजेंस दिया और पाकिस्तान के आतंकियों को मरवा दिया, पाकिस्तान के आतंकियों को भेजा। और सुनिए, अगला बादाम बलूचिस्तान से आएगा, बलूचिस्तान वाला बादाम खाएंगे। बलूचिस्तान का बादाम बहुत टेस्टी होता है, आपको भी भेजेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान वाले आपको गोली के अलावा कुछ देते तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान से एक मेहमान जो अपनी भाषा और अपनी लैंग्वेज को कमांड नहीं कर पाए। खैर, मैं भी उनको उस भाषा में जवाब दे सकता था, मैं भी उनकी तरह बदतमीजी पर उतर सकता था, लेकिन अब पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क क्या रह जाएगा। भारत एक एलीट मुल्क है, हम सभ्यता से बात करते हैं और हम तंज भी सभ्यता से करते हैं, इसलिए हम भारत हैं। भारत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। दर्शकों, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।